हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल भगवती एजुकेशन पॉइंट या भगवती शिक्षा केंद्र टीकेजी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं हिंदी विषय के जो हिंदी व्याकरण है उसमें से कुछ टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका वर्णन आज जो है हम लोग इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो इस वीडियो में मैं जो है कम से कम यानी हिंदी व्याकरण के लगभग 14 चैप्टर को लेके आया हूं, जिसमें सिर्फ हम लोग जानेंगे कि किसके कितने भेद होते हैं, भेदों के बारे में जानेंगे और थोड़ी थोड़ी उसका चर्चा करके चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को अंत तक देखिए और इन 14 अध्यायों के बारे में आप जानें। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले हिंदी व्याकरण के उस टॉपिक को ले जाता हूं जो है वाक्य। तो हम लोग वाक्य के बारे में जानेंगे कि वाक्य का जो वर्गीकरण है, वाक्य का जो वर्गीकरण है, तो वाक्य का जो हम लोग वर्गीकरण करेंगे तो कितने आधारों पर किया आता है। तो हम लोग जानते हैं कि वाक्य का जो वर्गीकरण है वो दो आधार पर किया जाता है। एक है रचना के आधार पर, और एक है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर या रचना के अनुसार जो है ना, रचना के अनुसार जो है वाक्य के तीन भेद होते हैं। रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं। एक है साधारण वाक्य, जिसको हम लोग सरल वाक्य भी कहते हैं। एक है मिश्र वाक्य और एक है संयुक्त वाक्य। तो हमें याद रखना है कि रचना के दृष्टि से या रचना के अनुसार वाक्य के तीन भेद होते हैं: साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसका दूसरा आता है कि अर्थ के अनुसार या अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो हम लोग जान लेंगे कि अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के जो भेद है वो 8 भेद होते हैं। वाक्य के कितने भेद होते हैं? 8 भेद। तो पहला जो वाक्य है वो है हमारा विधिवाचक वाक्य, दूसरा है हमारा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है इच्छाबोधक वाक्य और एक है प्रश्नवाचक वाक्य, एक है विस्मयादि बोधक वाक्य, एक है संदेहवाचक वाक्य और एक है संकेतवाचक वाक्य। तो ये हुआ वाक्य का वर्गीकरण। तो दोस्तों, वाक्य का वर्गीकरण जो है हम लोग दो आधार पर करते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं वो 3 होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक यानी कि समास में चलते हैं। तो समास के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि समास क्या है। देखिए, समास जो है, समास 2 या 2 से अधिक पदों के जो मेल है उसी को हम लोग कहते हैं समास। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है संक्षेप। यदि हम लोग समास को समझे तो समास जो है ये पदों के मेल है। समास जो है ये पदों के मेल है। पदों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है संक्षेप। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप। तो हम लोग को याद रखना है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो संक्षेप होता है। तो हम लोग यहाँ पे समास के वर्गीकरण के बारे में जानेंगे कि समास को कितने वर्गों में बांटा गया है या समास के कितने भेद हैं। तो समास के हिंदी में समास के 6 भेद हैं। हिंदी में समास के जो है वो 6 भेद है। एक है अविभाव समास, एक है तत्पुरुष समास, एक है कर्मधारय समास, एक है द्विगु समास और एक है बहुब्रीहि समास और एक है द्वंद्व समास।
और इसके अलावा आ जाता है नियत समास। नियत समास के अंतर्गत जो है मध्यम पदलोपी समास आते हैं। एक आता है आदि समास, एक आता है अलुक समास और एक आता है उपपद समास। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा अव्ययीभाव समास के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। जैसे अव्ययीभाव समास जो है, जिसका प्रथम पद यानी जिस समासिक शब्द का प्रथम पद प्रधान हो या अव्यय हो, उसे हम लोग अव्ययीभाव समास कहते हैं। यह अव्ययीभाव समास हो गया। जैसे कि हम लोग अव्ययीभाव समास में ले सकते हैं, जैसे अनुगत, या अनुगत भी ले सकते हैं, या हम लोग जैसे कि ले सकते हैं अव्ययीभाव समास के अंतर्गत। चलो, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत बहुत सारे उदाहरण आते हैं। और अगला है हम लोगों का जो है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हम लोग किसको कहते हैं? जिस समासिक शब्द का दूसरा खंड, जिस समासिक शब्द का दूसरा खंड या दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के जो है कई भेद हैं। तत्पुरुष समास के कई भेद है। जैसे एक कर्म तत्पुरुष होता है, एक करण तत्पुरुष होता है। तो उससे से देखा जाए तो तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। एक है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उपमा उपमेय का प्रयोग होता है। द्विगु समास में, द्विगु समास ऐसे समास है जिस समासिक शब्द मतलब कि ऐसे समास है जिसके पहले यानी किसी जिसके पहले जो है शब्द जो है वो संख्यावाचक होता है। यानी कि द्विगु समास वह समासिक शब्द है जिसके पहले संख्यावाचक होते हैं। जैसे कि हम लोग त्रिभुज बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं, अठन्नी, चवन्नी, ये सारे के सारे क्या है? द्विगु समास है। इसके बाद है बहुब्री समास। तो बहुब्री समास जो है, बहुब्री समास का मतलब होता है कि अन्य पद प्रधानो बहुब्री, यानी कि जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसको हम लोग बहुब्री समास कहते हैं। तो बहुब्री समास की जो बहुब्री समास होता है उसमें क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, जैसे पीताम्बर बोल सकते हैं, जैसे हम लोग लंबोदर बोल सकते हैं, जैसे बिना पानी बोल सकते हैं, इसके बाद चक्र पानी, ये सारे के सारे बहुब्री समास हैं। एक है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास एक ऐसे समास है जिसके दोनों खंड प्रधान होते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दंपति, द्वंद्व समास के अंतर्गत दंपति आ जाते हैं, जायापति आ जाते हैं, जैसे कृष्ण अर्जुनो आ जाते हैं, शिव पार्वती आ जाते हैं, इसके बाद माता पिता आ जाते हैं, भाई बहन आ जाते हैं। ये जो है द्वंद्व समास होते हैं। और इसके अलावा आ गया नियत समास। तो नियत समास के अंतर्गत और भी 4 समास हैं। चलो, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं प्रत्यय के बारे में। तो अगला छोटा सा एक टॉपिक है प्रत्यय। अगला टॉपिक है हमारा प्रत्यय। तो प्रत्यय की परिभाषा पहले जान लेते हैं। प्रत्यय जो है हम लोग किसको कहते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो हिंदी में प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक है कृत प्रत्यय और एक है तद्धित प्रत्यय। तो हम लोग कृत प्रत्यय किसको कहेंगे? ऐसा प्रत्यय जो सिर्फ क्रिया के बाद में लगे, जो सिर्फ किसके बाद में लगे? क्रिया के बाद में लगे, उसे हम लोग कृत प्रत्यय कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय हम लोग किसको कहेंगे? जो संज्ञा, सर्वनाम आदि के बाद में लगते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं तद्धित प्रत्यय। चलो, इसके बाद हम लोगों का अगला एक टॉपिक है उपसर्ग, जो कि प्रत्यय का उल्टा होता है। प्रत्यय का उल्टा, प्रत्यय किसी शब्द के बाद में लगता है, लेकिन उपसर्ग जो है, उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो उपसर्ग की जो परिभाषा होगी, उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं उपसर्ग।
तो हिंदी भाषा में ये देखा जाए तो उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत के उपसर्ग भी यहाँ पे हिंदी में आके मिल गए हैं। हिंदी के उपसर्ग तो ऑलरेडी है ये है, इसके बाद उर्दू के जो उपसर्ग है वो भी यहाँ पे आकर के हिंदी में मिल गए हैं। तो यदि हम लोग देखें तो उपसर्ग के जो है वो तीन भेद है, संस्कृत के उपसर्ग है, हिंदी के उपसर्ग है और उर्दू के उपसर्ग है। चलो इसके बाद हम लोग अगला चलते हैं। एक अगला पॉइंट है हमारा निपात। ये जो निपात होता है, निपात जो होते हैं तो निपात के कई भेद हैं, निपात के कई भेद है। और निपात के यदि हम लोग देखें तो निपात के 9 भेद होते हैं, निपात के 9 भेद होते हैं। तो निपात के 9 भेद, एक है स्वीकारार्थक निपात, एक है नकारात्मक निपात, तीसरा नंबर है निषेधात्मक निपात और एक है प्रश्न बोधक निपात, विस्मय बोधक निपात, बल प्रदायक निपात, तुलनात्मक निपात, अवधारणा बोधक निपात और आदर बोधक निपात। तो याद रखना है हमें कि निपात के जो है 9 भेद होते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा अव्यय। अगला टॉपिक है अव्यय। तो अव्यय हम लोग किसको कहेंगे? अव्यय जो होते हैं, अव्यय ऐसे शब्द है, अव्यय ऐसे शब्द है ना वह काल के अनुसार बदलेगा, ना वह वचन के अनुसार बदलेगा, ना वह क्रिया, ना वह वचन के अनुसार बदलेगा और ना ही लिंग के अनुसार बदलेगा। यानी कि ऐसे शब्द जो वचन के अनुसार ना बदले, जो समय के अनुसार ना बदले और जो लिंग के अनुसार ना बदले, ऐसे शब्द को हम लोग कहते हैं अव्यय शब्द। तो अव्यय के यहाँ पे जो है ना, अव्यय के कितने भेद है ये हम लोग को देखना है। तो अव्यय शब्द के जो है 4 भेद होते हैं। पहला अव्यय के भेद है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध वाचक अव्यय, एक है समुच्चय बोधक अव्यय और एक है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो अव्यय के 4 भेद है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद एक चैप्टर है या एक टॉपिक है विशेषण। तो विशेषण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो विशेषण जो है, विशेषण किसको कहते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। और विशेषण के जो भेद होते हैं वो 4 होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो हम लोगों को जान लेना है कि विशेषण के 4 भेद होते हैं, हमें ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक में आ जाते हैं काल। तो काल यानी कि समय, काल यानी समय। तो काल के जो है, काल के जो है वो 3 भेद है। ये हम लोग जानते हैं कि काल के टोटल यानी कुल 3 भेद है। तो काल का जो भेद है, पहला भेद है वर्तमान काल। फिर वर्तमान काल के अंतर्गत वर्तमान काल जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। यानी कि वर्तमान काल के जो भेद है वो 5 भेद है, याद रखना है। इसके बाद दूसरा काल है भूतकाल। भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। एक है भविष्यत काल, तो भविष्यत काल के होते हैं 3 भेद। हमें काल के भेद के साथ साथ उनके भेदों के बारे में भी हम लोगों को जान लेना है कि वर्तमान काल के कितने भेद है, भूतकाल के कितने भेद है और भविष्यत काल के कितने भेद है, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला टॉपिक में। अगला टॉपिक है मेरा क्रिया। अगला टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया जो है, क्रिया के जो भेद है, तो क्रिया के जो वर्गीकरण हम लोग करते हैं, तो क्रिया का जो वर्गीकरण है ये 3 आधार पर किया जाता है। एक है काल के आधार पर, काल के आधार पर, एक है कर्म के आधार पर और एक है प्रयोग के आधार पर। तो काल के आधार पर क्रिया के जो है वो 3 भेद होते हैं। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद है। एक पहला भेद हो गया वर्तमान कालिक क्रिया।
पहला है वर्तमानकालिक क्रिया, दूसरा है भूतकालिक क्रिया और तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। तो काल के आधार पर क्रिया के तीन भेद, वर्तमानकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है, एक है अकर्मक क्रिया और एक है सकर्मक क्रिया। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। इसके बाद हम लोग चलते हैं प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर जो क्रिया होते हैं, प्रयोग के आधार पर क्रिया चार प्रकार के होते हैं। तो ये चार प्रकार के जो क्रिया है, पहली क्रिया है तुम लोगों का संयुक्त क्रिया। प्रयोग के आधार पर जो चार प्रकार की क्रिया होते हैं, पहला क्रिया है संयुक्त क्रिया और दूसरी क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया और तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया और एक है नाम धातु क्रिया। तो प्रयोग के आधार पर चार क्रिया होती है, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया और एक है नाम धातु क्रिया। तो क्रिया के बाद अगला एक टॉपिक आता है जिसका नाम है सर्वनाम। तो सर्वनाम हम लोग जानते हैं, सर्वनाम कहते हैं किसको है, संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिन शब्द का प्रयोग करते हैं उन शब्दों को हम लोग कहते हैं सर्वनाम। और इसके साथ हम लोगों को यह भी याद रखना है कि वर्तमान में सर्वनामों की जो संख्या है वो 11 है। सर्वनामों की संख्या कितने हैं, 11। और सर्वनाम के भेदों की संख्या हम लोग को जानना है। तो सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछे जा सकते हैं कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के जो भेद है ये 6 भेद है, सर्वनाम के 6 भेद है। तो सर्वनाम का 6 भेद, पहला है प्रश्नवाचक सर्वनाम, दूसरा है पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम, चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम और छठा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो हम जान लिए कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनामों की संख्या 11 होती है और सर्वनाम संज्ञा के बदले में आता है। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक जान लेते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शब्द। तो शब्द के जो भेद है या शब्दों का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, तो शब्दों के वर्गीकरण हम लोग 4 प्रकार से करते हैं। शब्दों का वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, यानी कि 4 प्रकार से या 4 आधार पर जो है हम लोग क्या करते हैं, शब्द का वर्गीकरण करते हैं। तो पहला है अर्थ की दृष्टि से या अर्थ के आधार पर। ठीक, तो शब्द जो है अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। शब्द अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द और एक होता है निरर्थक शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 2 भेद, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। दूसरा है कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से, रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्द के 2 भेद हैं। रूप परिवर्तन की दृष्टि से जो है शब्द के 2 भेद है, एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। एक है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। यानी कि रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के 2 भेद, विकारी और अविकारी। इसके बाद हम लोग चलते हैं उत्पत्ति की दृष्टि से। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद जो है, पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, एक है विदेशज शब्द और एक है देशज शब्द। यानी कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तत्सम तद्भव देशज विदेशज। और रचना के आधार पर जो है शब्द के 3 भेद हैं। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। इसके बाद हम लोग चलते हैं, अगला चैप्टर है पदबंध। तो पदबंध के भेद,
पदबंध के जो है, पदबंध के 5 भेद होते हैं। पदबंध के 5 भेद, एक है संज्ञा पदबंध, और एक है सर्वनाम पदबंध, एक है क्रिया पदबंध, एक है विशेषण पदबंध, और एक है क्रिया विशेषण पदबंध। तो पदबंध के जो है 5 भेद होते हैं। पदबंध, हम लोग पदबंध किसको कहेंगे? अब जैसे पद, पद का ही दूसरा नाम जैसे कि शब्द, लेकिन शब्द अलग होते हैं और पद अलग होते हैं। शब्द को जब हम लोग वाक्य में जोड़ देते हैं तब जाके शब्द क्या बन जाता है? पद बन जाता है। तो यानी कि जब शब्दों को एक जगह जोड़ते हैं, जोड़ के वाक्य बनाते हैं, और वाक्य में जो जो सजाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पदबंध। और पदबंध के 5 भेद होते हैं, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। इसके बाद हम लोग चलते हैं वाच्य में। अगला टॉपिक है हमारा वाच्य। तो वाच्य के भेदों को जानना है। वाच्य के भेद है 3, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। यदि हम लोगों को पूछा जाए कि वाच्य के कितने भेद हैं, तो वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्मवाच्य, कर्तरीवाच्य और भाववाच्य। यानी कि कर्मवाच्य जो है कर्म के आधार पर होता है, कर्तरीवाच्य कर्ता के आधार पर, और भाववाच्य भाव के आधार पर होता है। और अगला जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है शब्द शक्ति। तो ये भी हम लोगों को पूछे जा सकते हैं कि शब्द शक्ति के कितने भेद हैं। तो शब्द शक्तियां जो होती है ना, वो शब्द शक्तियां जो होती है वो 3 होते हैं। शब्द शक्तियां 3 होते हैं। एक होते अभिधा, एक होता है लक्षणा और एक होता है व्यंजना। तो हम लोगों को याद रखना है कि शब्द शक्ति के 3 भेद, शब्द शक्ति के 3 भेद, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति के 3 भेद, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो हम लोग इस वीडियो में जो है इन 14 टॉपिक्स को देखें, और इसमें हम लोगों को मेन चीज मिला क्या कि हम लोगों को जो है इस टॉपिक के सिर्फ क्या मालूम हुए, सिर्फ इतना मालूम हुए कि इसमें कौन कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से इसके प्रकार हैं। बस हम लोग इतना जाने।